हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़े थे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा का कुछ पार्ट्स थोड़ा सा रह गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर? तो उसी का कुछ उदाहरण है, जैसे कि बहते हुए पानी में क्या है, कौन सी ऊर्जा है? बोलेंगे गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसका इसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें मास भी है और वेलोसिटी यानी वेग भी है। गतिशील वाहन इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है। बंदूक से छोड़ी गई गोली, गोली का कुछ ना कुछ वेट भी होगा, उसका वेग भी है। उसी तरह बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा है। कह रहा है यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तो कार्य ऋणात्मक होता है। स्वाभाविक बात है, गतिज ऊर्जा घट रहा है यानी कि उसका जो वेग है, गतिज ऊर्जा कब घटेगा? जब हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कब घटेगा? जब इसका वेग घटेगा। मास तो जितना है ही, जब उसका वेग घटेगा तभी तो उसका ऊर्जा घटेगा। तो वेग कब घटेगा? जब उसके वेग में अवरोध आएगा यानी रुकावट आएगा, तभी तो वो घटेगा। इसीलिए कह रहा है कि हाँ, यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तो कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु बल के विपरीत कार्य करेगा। मतलब बल जिस दिशा में लग रहा है, वस्तु उस दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका विपरीत हो रहा है। उसी तरह है कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल वस्तु के विपरीत होता है, इसलिए गति ऊर्जा घटेगी। जब किसी वस्तु को यानी ये जैसे इस पेन को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका जो गुरुत्वीय बल है इसका विपरीत, यानी कि इस पर जो बल लग रहा है विपरीत लग रहा है। बल इधर खींच रहा है इसको, ये ऊपर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका विपरीत हो रहा है। अभी जस्ट बताएं डिस्प्लेसमेंट विपरीत होगा तो कार्य घटेगा, उसका गति ऊर्जा घटेगा ही। उसी तरह जब किसी वस्तु को, वही वस्तु जब नीचे आएगा उसका क्या होगा, गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि दो वस्तुओं में जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग अधिक होता है। कल पढ़े थे हम संवेग के बारे में थोड़ा बहुत, कि संवेग यानी संवेग वाला जो फॉर्मूला होता है पी बराबर एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। जिस वस्तु का मास जितना होगा, वेलोसिटी जितना होगा, उसका हम संवेग निकाल सकते हैं। वही कह रहा है कि अगर दो वस्तु में जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। कहने मतलब दो वस्तु दिया गया है, दोनों का वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि नियत, उसका जो वेग है नियत है, लेकिन मास जिसका अधिक रहेगा। अब देख रहे हैं पी जो होता है मास के समानुपाती, यानी संवेग जो होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसीलिए जिसका मास ज़्यादा रहेगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। हाँ, उसी तरह अब पढ़ते हैं स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है? कार्य अवस्था या स्थिति के कारण, जो किसी वस्तु की अवस्था या उसकी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए, तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा। ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया, स्थिति ऊर्जा। ऊंचाई पर रखे हुए जल, स्थिति ऊर्जा। तने हुए गुलेल, स्थिति ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े, स्थिति ऊर्जा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। आखिर ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है कि तने हुए धनुष, सिर्फ धनुष में क्यों नहीं, तने हुए धनुष क्यों? ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया क्यों, मतलब जमीन पर बैठी हुई चिड़िया क्यों नहीं? हाँ, उसी तरह ऊंचाई पर रखे हुए जल, आखिर जमीन पर रखे हुए जल क्यों नहीं? जैसे कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी इंटू एच। एम जी एच, एम क्या है? मास है यानी द्रव्यमान है, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये क्या है? एच ऊंचाई है। वही कह रहा है कि तने हुए धनुष में क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा, उसका तो मास, कुछ ना कुछ मास तो है ही, उसका जो द्रव्यमान है ही। तने हुए धनुष अपना रहे गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसका ऊंचाई यानी कि उसका जो लंबाई कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया गुरुत्व के विरुद्ध बैठी हुई है, और कितना हाइट पे है वो भी हम निकाल। इसीलिए क्या कह रहा है कि ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया, ऊंचाई पर रखे हुए जल, कितना ऊंचाई पर रखा गया है, इसको हम पुट कर देंगे, गुरुत्व विरुद्ध के कार्य कर रहा है। हाँ, तने हुए गुलेल में भी स्वयं कम हो रहा है। उठाए गए हथौड़े, किसी हथौड़े को उठाते हैं, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, कितना ऊंचाई पर उठाए हुए हैं। उसी तरह घड़ी में की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सारे जो होता है क्या होता है? स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। आगे देखते हैं कि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभ में जो उसका वेग होता है वो ज़्यादा होता है। जब वेग ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है उसका गति ऊर्जा ज़्यादा होगा,
क्योंकि वेग बढ़ रहा है इसलिए उसका गति ऊर्जा बढ़ रहा है। लेकिन जब वस्तु धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाता है तो उसका गति क्या होता है, वेग घटते जाता है। इसके कारण क्या होता है, गति घटते जाता है। जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वस्तु विराम अवस्था में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, उसका गति ऊर्जा जीरो हो जाता है और स्थिति ऊर्जा उसका महत्तम यानी कि स्थिति ऊर्जा बढ़ जाता है। वही कह रहा है कि प्रारंभ में गति ऊर्जा जीरो, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभ में गति ऊर्जा ज़्यादा होगा, उसका वेग बढ़ जाता है जिसके कारण उसका गति ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा और उसका स्थिति ऊर्जा कम होता है। लेकिन जब वस्तु ऊंचाई पर चला जाता है, फुल मतलब ऊंचाई पर चला जाता है तो उसका क्या होता है, उसका वेग विराम अवस्था में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, उसका गति ऊर्जा जीरो हो जाता है, गति ऊर्जा जीरो और स्थिति ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह जब वस्तु नीचे की ओर आता है तो उसका क्या होता है, फिर से उसका वेग बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या होता है, उसका गति ऊर्जा बढ़ जाता है और स्थिति ऊर्जा कम जाता है। कि जब वस्तु जमीन की सतह पर आ जाता है, जब वस्तु जमीन की सतह पर आ जाता है तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा वो जीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा महत्तम हो जाता है। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और जमीन की सतह पर आ गया तो उसका ऊंचाई तो कुछ नहीं है ना, तो वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्या कि काइनेटिक एनर्जी बराबर भी हम क्या पढ़े, हाफ mv²। किस वेग से आया हम निकाल सकते हैं। इसीलिए बोलता है जब कोई वस्तु नीचे की ओर आता है तो प्रारंभ में उसका गति ऊर्जा ज़्यादा होता है और स्थिति ऊर्जा कम होता है। हाँ, लेकिन जब वस्तु जमीन की सतह पे आ जाता है तो उसका स्थिति ऊर्जा जीरो और गति ऊर्जा अधिक होता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण कहता है कि विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कहने का मतलब ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही उसका निर्माण होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। वही कह रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो उसका ऊर्जा का नाश होता है ना ही उसका निर्माण होता है। क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण का कुछ एग्जाम्पल। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम अभी पढ़े हैं, अभी एक क्या पढ़े, ऊर्जा का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसका कुछ उदाहरण जैसे सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब या ट्यूबलाइट या हीटर का जलना क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन इसमें से किसी न किसी प्रत्येक एग्जाम में, ग्रुप डी का दिए, एसएससी का दीजिए, आप रेलवे का दीजिए, कोई भी एग्जाम में जब पढ़ते हैं इसमें से कुछ एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सारा फॉर्म याद रखिए आप, ठीक रहेगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा आता है, रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती जब जलेगा वो क्या करेगा, प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों देता है। इसीलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा। हाँ, कोयले का जलना, कोयले में भी रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। जब जलेगा वो ऊष्मा के रूप में ऊष्मा देगा, इसीलिए रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी तरह विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा रहता है और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन में क्या है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अभी जितना भी आपको ऊर्जा का रूपांतरण बताएं, ये सारे फॉर्म आप याद रखिए। एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा, उसमें 70% हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की मात्रा होता है कितना, 70%, और हीलियम की मात्रा होता है कितना, 28%। लेकिन अन्य तत्व 2% पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का जो ताप होता है वो 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है और उसी का दाब, सूर्य के केंद्र का ताप इतना हो और दाब 2.2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर यानी सूर्य के केंद्र का दाब होता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन। तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। प्रति सेकंड ऊर्जा, यानी सूर्य से प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकलती है वो कितना निकलता है, 3.86 × 10⁻26 जूल। प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकलती है वो 3.86 × 10⁻26 जूल निकलती है।
मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग और आवेशित कणों के रूप में, यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग और आवेशित कणों के रूप में निकलती है, लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग और आवेशित कण के रूप में, लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह पर आती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में आती है। इसी को सौर विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सौर विकिरण कहा जाता है। मतलब विकिरण का गुण उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। मतलब विकिरण का जो गुण है उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्घ्य, उसी पर किस पर निर्भर करता है? ये तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पूछिए क्वेश्चन कि विकिरण का गुण किस पर निर्भर करता है, तो उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को अवरक्त विकिरण, जो विकिरण ऊष्मा का अनुभव कराती है उसको अवरक्त विकिरण कहा जाता है, और वस्तु का दर्शन कराने वाले विकिरण को दृश्य विकिरण या प्रकाश कहा जाता है। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं कार्य शक्ति ऊर्जा से, इससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट करके रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो।